इसको संविधान 26 जनवरी 1950 को पहले दिन से खत्म करता है। आज के बाद जाति धर्म के आधार पे ऊंच नीच नहीं होगी, हर व्यक्ति बराबर होगा और कोई जाति धर्म के आधार पे किसी का अपमान नहीं कर पाएगा। उसी तरह से धर्म के आधार पर सब लोगों को बराबरी होगी, सब अपने धर्मों को मानेंगे, सब अपने धर्मों की पूजा उपासना अर्चना करेंगे। कोई किसी को धर्म के लिए बाध्य नहीं करेगा कि कोई किसी धर्म को माने या कोई किसी धर्म को ना माने। ये सारी तरह की बराबरी, यानी कि इंसानों को बराबरी का अधिकार और इज्जत की जिंदगी और अधिकारों के साथ जीने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को मिला। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा, जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत देने का काम किया जाएगा। जो जाति के आधार पर गैर बराबरी और ऊंच नीच है, इसको संविधान 26 जनवरी 1950 को पहले दिन से खत्म करता है। आज के बाद जाति धर्म के आधार पे ऊंच नीच नहीं होगी, हर व्यक्ति बराबर होगा और कोई जाति धर्म के आधार पर किसी का अपमान नहीं कर पाएगा। उसी तरह से धर्म के आधार पर सब लोगों को बराबरी होगी, सब अपने धर्मों को मानेंगे, सब अपने धर्मों की पूजा उपासना अर्चना करेंगे। कोई किसी को धर्म के लिए बाध्य नहीं करेगा कि कोई किसी धर्म को माने या कोई किसी धर्म को ना माने। ये सारी तरह की बराबरी, यानी कि इंसानों को बराबरी का अधिकार और इज्जत की जिंदगी और अधिकारों के साथ जीने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को मिला। और जिम्मेदारी सौंपी गई सरकारों को कि सरकार अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को सुनने का काम करेगी। लेकिन आप एहसास करके देखो, आजादी के 75 साल बाद हमें क्या मिला है। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं या लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सरों पर पक्की छत नहीं है। मैं अभी दिशा कमेटी की मीटिंग में बिजनौर गया था। पिछली बार हमारे यहाँ 933 मकानों का लक्ष्य था, इस बार फिर अभी भी लक्ष्य है। मैंने बैठते ही कहा कि जिलाधिकारी महोदय, अगर मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी घर ऐसा होगा जो कच्चा होगा, जिसके सर पर छत नहीं होगी, तो ये बिल्कुल किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप डाटा बनाइए, व्यवस्था कीजिए। मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी और मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा और कोशिश करूंगा जो वोट की ताकत नगीना के लोगों ने मुझे दी है, उस वोट से उनकी पीड़ा को हरने का काम करूंगा। तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, मैंने उनसे भी कहा कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, ये जो लूट मचा रखी है, कि अगर 5,000 का बिल होगा गरीब का तो उसका कनेक्शन काट दोगे, उसकी कुर्सी डाल दोगे और पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए भाजपा की सरकार ने माफ किए हैं। इनको दिन के आगे कमजोर कर जाते हो और गरीबों को पीटने का काम करते हो। किसानों को बिजली का बिल न देने पर उनके कनेक्शन काटने का काम करते हो। मेरी लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई कर्मचारी किसी गरीब को नियत से कि मुझे उससे कुछ पैसे लूटने हैं, ये लूट खसोट का काम करेगा तो उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का काम आपको करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सांसद साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं, एक भी घटना ऐसी पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी। ये आपका क्षेत्र है। 75 साल बाद क्या मिला? पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बताओ नौकरी मिल रही है? मिल रही है? तो फिर सरकारें किस लिए? पढ़े लिखे वाली बेटियां परेशान है, हमारे बीएड के बीटीसी के बच्चे परेशान, भर्तियां नहीं आ रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया, 20,000 पदों पे आज तक मैंने आंदोलन किया था, 6,000 आपको नौकरियां दिलाने का काम किया था, फिर उसमें रोक लगी, फिर हाईकोर्ट से उसको ऑर्डर हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। ऐसे ही वो बच्चे सड़कों में परेशान घूम रहे हैं। आपके सामने सब कुछ हो रहा है। कोई भर्ती आती पुलिस की, अभी आई थी, भर्ती में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर मैंने मांग उठाई, दोबारा लेटर लिखा, फिर उसका पेपर दोबारा हुआ। अब पता लगता है कब उनको नौकरी मिलेगी। आप ये देखो मिल क्या रहा है। यहाँ क्षेत्र के किसान, ये हमारा गन्ना भाव में बैठे, गन्ना की फसल के जो है ना तो दाम किसान तय कर पाता है और न नीले समय पे पैसा देती है। आप
घंटी बना के भैया वो पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसान भाइयों, अगर आपने मेरे हाथों को मजबूत करा और भाई गाइड को जो ताकत देने में काम करी, जो मील पहचानी देगी उस मील पे ताला लगा दिया जाएगा जब तक आपके पैसे नहीं मिलेंगे। और आप जानते हैं मेरे यहाँ भिलाई मिल के लोग देरी कर रहे थे। मैंने परसों तक जब मीटिंग हुई तो जिलाधिकारी ने कहा कि भिलाई मिल वालों को उठा के समझा देना, मुझे हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे तो मिल नहीं चलेगी। इस मिल पर ताला लगाने का काम यहाँ का मौजूदा सांसद करेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे मन में तो बहुत सपने हैं और सपने ये सुनो कि कुटीर उद्योग लगने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो बहुत बचपन से देख रहा हूँ, मेरी माए पशुओं पालती है और पशुओं का दूध बेच बेच के अपने बच्चों को पालने का काम करती है। पूरी जिंदगी उनकी इसी में बीत जाती है, या वो कोयलों पे काम करती है, या वो भट्टों पे काम करती है, या फैक्ट्रियों में जाकर सर पे ईंटें उठाती है। आज तक भी देश में महिलाओं को सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम सरकार ने नहीं किया। आप किसी क्षेत्र का मामला उठा के देख लो, बहन बेटियों पर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, कानून व्यवस्था के बैठे लोग उस तरह से बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कुटीर उद्योग लगे ब्लॉक स्तर पर और महिलाओं को घर पे रोजगार मिलने का काम हो, सम्मान की जिंदगी मिले और 15-20 हजार रुपए का रोजगार मिले। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो जब तक वो बेरोजगार है बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम करे और साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया लग के उद्योग धंधे लग के हजारों नौजवानों को जिलों में नौकरी मिलने का काम हो। जिन माँ बाप ने अपना पेट काट के जो है उनको पढ़ाने का काम किया, इस उम्मीद से कल मेरी लाठी बनेगा, उन माँ बाप को भी कुछ सुकून मिले। मैं तो गरीब परिवार से आता हूं और हमारे नेता बैठे हैं, मैं कहूंगा कि वो गौर करें। ये आपकी जिंदगी का मामला है, बता रहा मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। आज गरीबी का आनंद ये है कि बेटा पिता के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि मुझे सामान चाहिए और बाप चाहता है कि अपना दिल निकाल कर दे दे अपने बच्चे के लिए, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते तो आप में आंसू लेकर चला जाता है, नहीं चला जाता? बताओ, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं, ये सच है या नहीं है? बताओ। तो इस देश में जो अमीरी और गरीबी की खाई खड़ी कर दी है, इस खाई को पारने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन निकम्मी सरकारों को हटा के काम करने वाले लोगों को आपको बिठाना पड़ेगा। और जिस दिन काम करने वाले लोग आ गए, मैं लिख के देता हूं कि किसी गरीब का हाथ फैलेगा नहीं, वो गरीब का इतना सक्षम होगा कि वो किसी दूसरे की मदद कर सके। जो पॉलिसी हमारी मैंने पार्लियामेंट में उठाई, आपने सुना नहीं होगा, और मैं आपको कहता हूं, बताना किसने पॉलिसी दी है क्या कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या राष्ट्रपति का या मुख्यमंत्री का या केंद्रीय मंत्री का या स्टेट मिनिस्टरों का या डीएम का, एसएसपी का, सीओ का, दरोगा जी का या गांव के सरपंच का, जिला पंचायत का या आम मजदूर किसान का बेटा, सबकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। होनी चाहिए उनसे बताओ क्यों होनी चाहिए? सुनो, अमीर को पढ़ा लेंगे प्राइवेट में, गरीब कहां पढ़ाएगा? कहां पढ़ाएगा? सरकारी में। और सरकारी में मास्टर कहां है? और पढ़ाई कराओगी है सरकारी में, आप बताओ। और अगर सरकारी में पढ़ाई लानी है तो फिर जिलाधिकारी के बेटे को पढ़ाओ, एसएसपी के बेटे को पढ़ाओ, मंत्री के बेटे को पढ़ाओ, विधायक के बेटे को पढ़ाओ, क्योंकि कानून को बनाते हैं, कानून को वो लागू कराते हैं। जब उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलने की बारी आएगी तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे को भी अच्छी पढ़ाई मिलेगी। और जो जेब कटाई होती है इस नाम पर प्राइवेट स्कूलों में, वो जेब कटाई बंद हो जाएगी। मैंने कहा पार्लियामेंट में कि हेल्थ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गरीब को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा। कैसे? अमीर को प्राइवेट में चला जाएगा, गरीब तो आ जाएगा, बताओ कहां जाएगा? तो मैंने कहा कि सरकारी अस्पताल में सुविधा कब आएंगी, डॉक्टर तब मिलेगा, मशीनें तब होंगी, टेस्ट तब होंगे, दवाइयां तब मिलेंगी जब जिलाधिकारी का बेटा, उप जिलाधिकारी का बेटा, बीडीओ का बेटा, सीडीओ का बेटा, जब विधायक का बेटा, मंत्री का बेटा और खुद बीमार होने पे ये सब लोग, उनके परिवार के लोग, और मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मिनिस्टर हो या प्रमुख सचिव हो या डीजीपी हो, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने नेता संवैधानिक पदों पर सरकारी मान्यता लेते हैं,
गांव के सरपंच से लेके और राष्ट्र तक सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब एक बेड पे किसान लेता होगा और दूसरे बेड पे जिले के जिलाधिकारी लेते होंगे या एसएसपी लेते होंगे, बताओ अच्छा इलाज होगा नहीं होगा? बताओ होगा नहीं होगा? बताओ। और आज जो प्राइवेट में जाके जेल कटाई होती है बंद होगी नहीं होगी? आपके जीवन में बदलाव होगा नहीं होगा? तो मैं तो कोशिश करता कि ऐसी पॉलिसियां बने। मैंने एक मांग उठाई थी 29 जुलाई को, आप ऑन रिकॉर्ड पढ़ लेना कि पार्लियामेंट में जाने के बाद हमने क्या प्रयास किए हैं। मैंने मांग उठाई थी कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। 300-400 रुपए की मजदूरी में गरीब अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो सरकार को न्यूनतम मजदूरी जो है अभी 10-12 दिन पहले वो बढ़ाकर 783 रुपए करनी पड़ी और अक्टूबर के 1 माह से 1 तारीख से वो लागू हुई। ये किया हमने पार्लियामेंट में जाके। और साथ साथ ये जो हमारे पुलिस के भाई हैं उत्तर प्रदेश के, इनको 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। मैंने इनके लिए भी मांग उठाई कि इनको 8 घंटे की जो है ड्यूटी होनी चाहिए और सप्ताह में 1 दिन इनको छुट्टी होनी चाहिए और बॉर्डर स्कीम से इनको जो है बाहर करना चाहिए। इनकी वेतन विषमता दूर होनी चाहिए इनको भी, क्योंकि ये भी जनता की सेवा के लिए है, तो इनकी परेशानियों को भी सरकारों को सुनना चाहिए। मैंने होमगार्ड के भाइयों का वेतन बढ़ाने की मांग उठाई। मैंने आशा आंगनबाड़ी भोजन माता जो है जिनको 2-4-6 हजार रुपए मिलते हैं, उनका वेतन 21,000 रुपए मिनिमम होना चाहिए। इस बात की मांग भी मैंने उठाई। और जो ग्राम में सेवक है, इनको ग्राम रोजगार सेवक कहते हैं। इनका एक पत्र भी मेरे पास आया है, जिनको ग्राम प्रहरी कहते हैं, चौकीदार कहते हैं। इनकी वेतन वृद्धि हो, इनको भी न्यूनतम 20,000 रुपए वेतन मिले, इसकी मांग भी मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। पार्लियामेंट में तो मैं इस मांग को जोर शोर से उठा रहा, लेकिन असेंबली में कौन उठाएगा? मैं असेंबली का हिस्सा नहीं हूं। असेंबली में वो उठाएगा जिसको आप चुन के अपनी वोट से विधानसभा में भेजने का काम करोगे। मजदूरों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, कौन उठाएगा? जिसको आप चुन के भेजोगे। आपको तो मौका जल्दी आ गया है, वरना लोगों के पास तो 2027 में आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या मेरे काम में कमी है? दोनों हाथ उठा के बताओ, मेरे काम में कमी है? कोई ऐसी एक मांग बताओ जिसपे आपके लिए लड़ता नहीं। क्या कभी आपके लिए जेल की परवाह करी? क्या लाठी की परवाह करी? और तो गोली भी खानी पड़ी, क्या गोलियों पे डरा? तो जब मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, तो महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए आप लोग क्यों पीछे हटना चाहते? बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? मैं विश्वास दिलाता हूं किसान भाइयों को कि किसान किसी के दफ्तर में कागज लेके नहीं खड़ा होगा अगर उसने मुझे ताकत देने का काम किया, भाई बहन को ताकत देने का काम किया, वोट की ताकत से मजबूत करने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम संघर्ष करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे कि हर गांव तक गली गली तक जाएंगे। हमने तैयारी करनी है। ये इम्तिहान है मीरापुर के लोगों, इस इम्तिहान को अपना इम्तिहान बना लो। ये जो मेरा इम्तिहान है, जाहिर का इम्तिहान है, आजाद समाज पार्टी का इम्तिहान है, इसको अपना इम्तिहान बना के एक ताकत यहाँ से बना के दे दो। और फिर आप देखना कि पूरे प्रदेश में गली गली गांव घूम के, और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को, पाल समाज के भाइयों को, प्रजापति समाज के भाइयों को, कश्यप समाज के भाइयों को, गुर्जर समाज के भाइयों को, जाट समाज के भाइयों को, सिख समाज के भाइयों को और तमाम सैन समाज के भाइयों को, विश्वकर्मा समाज के भाइयों को, कि उनके बच्चों को भी जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था 52% आबादी होने के बाद, इस आरक्षण को बढ़वा के जातिगत जनगणना करा के 52% कराने का काम भी हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो आपसे कह रहा हूं, डर के साए में क्रिश्चियन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, कोई दाढ़ी पकड़ के मार देता, कोई टोपी पहनने में मार देता। और आज तो आलम क्या हो गया है, एक माहौल बना जा रहा है वीडियो बनवा के कि हर धर्म के इसके खिलाफ, कभी बुद्धिस्टों के खिलाफ, कभी सिख भाइयों के खिलाफ, और ट्रेन बना के हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके जो है
वही बंटवारा करने का, हिंदू मुस्लिम करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी छिपावा नहीं है। और ये जो लोग भाषण देते हैं चाहते हैं, मैं आपको भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूं, ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन करें, सड़कों में आए, और जब आप सड़कों में आएंगे तो इनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। जो सरकार में लोग बैठे, मैं आपको कहता हूं, आप बताओ सड़कों पे जब आपने हमें वोट दी है और हमारा साथ देने की बात कर रहे हो, तो आप पे आंसू पोंछने का काम और आप पे हर उठी हुई उंगली को रोकने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को विश्वास और वचन देता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इनकी कठपुतली मत बनो, इनकी बातों में मत आओ, ज्यादा लापरवाह मत बनो। आप समझदार लोग हैं, ये कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और किसी धर्म के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग इनको पसंद नहीं करते, लेकिन ये अपने नेताओं के एजेंडों पर काम कर रहे हैं। हमें समझदारी दिखानी है, लापरवाही नहीं करनी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जाहिर भाई प्रत्याशी है और वो मेहनत कर रहे हैं, और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, पुराने साथियों को जो मैं देख रहा हूं कि आज जो है वॉलंटियर की ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, हरियाणा में परिणाम हमारे फेवर में क्यों नहीं रहे, सुनना चाहते हो? पहली बात है, इसलिए मेरे फेवर में क्योंकि वहां आप विरोधियों से नहीं लड़ रहे थे, आपस के मन मुटाव से लड़ रहे थे। मैं जानता हूं आपकी ताकत को। जब जब आपने एकजुट होकर काम किया है संगठन और पार्टी के लोगों ने, तो फिर कोई लक्ष्य नामुमकिन आपके लिए नहीं है। लेकिन जब जब आपने मिशन से भटककर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पे या अपने आप को किसी को नीचा दिखाने के लिए काम किया है, तो उसका नुकसान पार्टी संगठन को हुआ है। मैं आपकी ताकत से वाकिफ हूं। मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी, जब मैं पहली बार जब मेरे ऊपर मुकदमे लगे और आपने दिल्ली लाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत एनआरसी के आंदोलन में देखी, जब आपने मेरी एक आवाज पे पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया। मैंने आपके यहाँ ताकत जब दिल्ली में सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज गुरु भट्ट तोड़ दिया गया, तब मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी कि आपने केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत 2 अप्रैल में देखी। मैंने किसान आंदोलन में मेरी एक आवाज पे जिस तरह से 13 महीने आपने साथ दिया, मैंने आपकी ताकत वहां देखी। और जब पहलवान बेटियों के अपमान किया गया, दिल्ली में जंतर मंतर का आंदोलन हुआ और आपने मेरी एक आवाज को खड़े होकर आके बाकी सरकारों को ऐलान करने का काम किया कि हम पहलवान बेटियों के साथ है। मैंने आपकी ताकत तब भी देखी। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि आप सीधे लोग हैं, इस देश में 100 साल से जो पार्टियां काम कर रही है उनको भी एहसास नहीं है। उनके आगे कुछ अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन आप तो लक्ष्य को लेकर निकले हैं। आपका कोई अपना लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य हाथे में अंतिम जो व्यक्ति है उसको सम्मान और सुविधा और अधिकार दिलाने का लक्ष्य है। तो मैं आपसे कहूंगा, ये जिम्मेदारी मैं उन लोगों के भरोसे छोड़ता हूं जिन्होंने मेरे आए बगैर ही आटा जिला पंचायत मुझे यहाँ से जिता के भेजे थे। मैं उन मुजफ्फरनगर के साथियों के भरोसे आपकी जिम्मेदारी छोड़ता हूं कि ये मीरापुर विधानसभा ना जायज लड़ रहे हैं, न इनका परिवार लड़ रहा है। ये मीरापुर विधानसभा चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है, कमजोर करना, ये आपको तय करना। आप जानते हो, अगर मेरी ताकत बढ़ेगी तो क्या कोई आप पे जुल्म कर देगा? बताओ, दोनों हाथ वाले मांगा से कर देगा? कोई बहन बेटे की तरफ गलत से देखेगा? कोई अधिकारी आपको परेशान कर देगा? मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और मैं शांत हो जाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे हिस्से में ताकत आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बताओ। नहीं, जोर से होगा। नहीं, आवाज का मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं, एकजुट होकर बताओ, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? क्या मीरापुर हमारे हिस्से में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? तो आप जाहिर की इंतजार करोगे, अपने आप जाहिर बन के काम करोगे? बताओ। आप सिर्फ जाहिर बन के नहीं, मुजाहिद बन के काम करना कि हमें जो है इस लड़ाई को जीतना। कर दोगे नहीं कर दोगे? और एक भाईचारा बना लोगे नहीं बना लोगे? और जब जैसे आपकी ताकत आज बनी है, आप देखना बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी और वो लग जाएंगे कि कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो मैं आपको धैर्य रखने के लिए भी कहूंगा, समझदार दिखाने के लिए कहूंगा, 2 कदम पीछे हटने के लिए कहूंगा। लेकिन इसलिए
कि लोगों का भला करना, इसलिए पीछे हटने कहूंगा। लेकिन ये आपसे कहूंगा कि अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी। और कौन कहता है नौजवान कमजोर होता है? कौन कहता है? शहीद आजम सरदार प्रताप सिंह सराभा 19 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, शहादत स्वीकार की थी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चुमा था। और शहीद आजम संत शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी, जिन्होंने जनरल ओरवाल को लंदन में जाकर सबक सिखाने का काम किया था। कौन कहता नौजवान कमजोर होता है? नौजवान जो है निर्माण नहीं कर सकता। और आपका अपना सिपाही, आपका सबसे छोटा वर्कर चंद्रशेखर आजाद आज नौजवान जो है जितने बड़े लोगों के दांत खट्टे कर रखे हैं, आप नहीं जानते हो क्या? बताओ पार्लियामेंट में आपके कार्यकर्ता से ज्यादा मजबूती से कोई आवाज उठाता है क्या आपकी? बताओ, लीडर होकर आवाज उठाता हूं, उठाता हूं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक बार साथ दिया तो आपकी एक ताकत बनी। अब उत्तर प्रदेश में लक्ष्य बना लो। और कुछ पार्टियां तो आपको हराने के लिए लड़ेंगी, याद रखना मेरी बात। वो भाजपा से नहीं लड़ेगी जिसका से चुनाव होगा। यहाँ सीधा सीधा चुनाव भाजपा से होगा, ये बात को मेरी याद रखना और हौसले बुलंद रखना। क्योंकि वो शाम दाम दंड भेद और मशीनरी पुलिस सबका प्रयोग करेंगे। डर तो नहीं जाओगे? वैसे तो तुम मेरे बहादुर शेर हो, तुम जानने वाले लोग नहीं हो, मैं जानता हूं इस बात को। और ये तो तुमने खतौली में भी करके दिखाया था कि मैं नहीं जानता इस बात को कि बड़े बड़े लोगों को भूत लगाने का काम किया था। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ताकत नहीं बनाओगे तो सड़कों में नारे लगाते रह जाओगे, और ताकत बनाओगे तो फिर आपके क्षेत्रों में काम करा पाओगे। पॉलिसी बनाने के भी कानून असेंबली में बनेंगे, लखनऊ में, मीरापुर में नहीं बनेंगे। मीरापुर के लोग तो वोट की ताकत देके भेज सकते हैं। मैं एक और बात आपसे जानना चाहता, जब आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, जब आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो सामान को चेक करते हो नहीं करते हो? करते हो नहीं करते हो? ये देखते हो सामान पूरा है या नहीं है? ये देखते हो कि एक्सपायर तो नहीं होगा सामान? देखते हो ना? और जिसको वोट देते हो 5 साल आपकी गलियों में दिखाई देता, फिर कुछ सोचते हो नहीं सोचते हो? कब तक ठगे जाते रहोगे? कब तक ठगे जाते रहोगे? जब 10 रुपए के 100 रुपए के सामान पर सोचते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियों से मिली, 4 बच्चों की कुर्बानियों से मिली वोट को देने जाओगे तो इस बात सोच लोगे कि सोच लोगे? पक्का? तो बताओ फिर क्या होगा परिणाम? जोर से बताओ, और जोर से बताओ। चाहते हो नहीं चाहते हो जीते? दोनों हाथ उठाए बताओ, चाहते नहीं चाहते हो? तो ठीक है, फिर मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाई संजय रवि का, जो जिला पंचायत भी है वार्ड नंबर 45 से और जिला सचिव है बसपा में थे, और 27 साल पार्टी की सेवा करते रहे। और 27 साल बाद, और आप जानते हैं खुशी से नहीं, मजबूर होके, क्योंकि अपने लोगों को मृत्यु नहीं दे सकते हैं, आरक्षण को खत्म होते नहीं देख सकते हैं, अपने बच्चों के हक अधिकार खत्म होते नहीं देख सकते हैं, इस देश की सरकारी संपत्ति को लूटते नहीं देख सकते हैं, इस देश की सरकारी नौकरियों को बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। निजीकरण के जरिए आपके अधिकारों को, आपके बच्चों के हिस्से को छीनते नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं, संजय और हमारे तमाम साथी सब लोगों ने संकल्प लिया है कि अब हम चाहे मिट जाएंगे लेकिन अपने लोगों के अधिकार को छीन के इनके कुंडली मार के किसी को बैठने नहीं देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा नीम आर्मी के सभी साथियों का, आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों का, हमारे मिशन 78 के सभी नेताओं का, और हमारे अनुशासन समिति का, हमारे लीगल सेल के साथियों का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा आपका। मेरे साथ ऐसे दोनों हाथ मारे खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। जय भीम, जय भारत, जय जवान,
सुनो, एक कहावत है, आज मांगे को मांग में तो वही मिलेगा जो मिलता है। बताओ बदलाव चाहते हो नहीं चाहते हो? दोनों हाथ मारे बताओ बदलाव चाहते हो नहीं चाहते हो? तो मेरे संदेश को गांव-गांव पहुंचा दोगे नहीं पहुंचा दोगे? अपने आप से वर्कर नेता बनकर काम कर लोगे नहीं कर लोगे? इस लड़ाई में मेरी मदद कर दोगे नहीं कर दोगे? पक्का? दोनों हाथ उठा के चलो फिर ठीक है। आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज के सफल कार्यक्रम के लिए जिला कमेटी का, मंडल प्रदेश कमेटी का, दोनों संगठनों की और हमारे सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।